गुड इवनिंग ऑल। आज का जो हमारा विषय है वो एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में है। तो नाम से जैसे पता चलता है, इट इज अबाउट ऑलवेज एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले वो विटनेस नहीं होते जिन्होंने इंसिडेंट को विटनेस किया है। दे आर द थर्ड पर्सन्स, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द केस डायरेक्टली। सो एक्सपर्ट एविडेंस जो होता है वो एविडेंस एक्ट में उसकी बहुत बड़ी व्याख्या दी गई है, और सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55 पूरा एक्सपर्ट एविडेंस किस प्रकार का हो सकता है, और उसमें कौन सा एविडेंस आएगा और कौन सा कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा, इस बारे में सारी जानकारी है। तो दो इट इज ओनली मेन सेक्शन 45, बट इफ वी आर फाइटिंग अ केस ऑफ द जिसमें डॉक्टर्स एग्जामिन हो रहा है, कोई एक्सपर्ट बुलाया, केमिकल एनालाइजर को बुलाया, या गवर्नमेंट साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स भेजते हैं वो एग्जामिनर को बुलाया है, तो then we have to read all these sections. So section 45 to 55 all are important, though I am discussing section 45 mainly today and some judgments related to it. Now section 45 जो है वो इसके बारे में बोलता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब क्या। व्हाट इज द एक्सपर्ट ओपिनियन? एक्सपर्ट ओपिनियन मे बी ए डॉक्टर, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कोई आर्ट के बारे में हो, कोई कला के बारे में हो। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई साइंस का ऐसा लीड हो जो हमें पता ही नहीं हो। जैसे साइंस का भी डीएनए भी होता कि किसका बच्चा है, तो नाउ इट इज इजी टू फाइंड आउट व्हिच चाइल्ड इट इज, तो डीएनए रिपोर्ट भी हो सकता है। देन देयर इज एडल्टरी इन दी, एडल्ट्रेशन होता है इसमें, अपना जो फूड आइटम्स होता है उसमें भी केमिकल एनालिसिस का रिपोर्ट आए। तो यू अंडरस्टैंड कि एक्सपर्ट जो विटनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ एनी क्रिमिनल ट्रायल एज वेल एज सिविल ट्रायल। और सिविल में इसका यूज कैसे किया गया है एक्सपर्ट विटनेस का, एक्सपर्ट ओपिनियन का, that also we have one case today which we will discuss in the coming lecture. Now expert opinion लेना क्यों जरूरी होता है कोर्ट को? क्या कोर्ट खुद का ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता है? See, there are sometime handwritings which can be seen from the naked eyes कि दिख रहा है कि हैंडराइटिंग ए नाम के आदमी की है और बी नाम के आदमी की थोड़ी अलग हैंडराइटिंग है। जैसे क हो सकता है अगर हिंदी में लिखते हैं देवनागरी लिपि में, इन इंग्लिश में लिखते हैं तो ABCD का कर्व्स भी अलग हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी डिफरेंस इन टू पीपल्स हैंडराइटिंग, टू पीपल्स फिंगरप्रिंट्स, और थंब इंप्रेशन में भी बहुत फर्क होगा। बट समटाइम द कोर्ट कैन नॉट फॉर्म द ओपिनियन विद द नेकेड आईज एंड विद द अपना खुद का माइंड अप्लाई करके नहीं कर सकते। दैट टाइम दे रिक्वायर द एक्सपर्ट्स एंड दे कॉल द एक्सपर्ट्स। तो वो एक्सपर्ट्स का जो रिपोर्ट्स होता है, कई बार वो रिपोर्ट पे ही मतलब पूरा केस सिद्ध हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि उसके लिए उनको बुलाना पड़े एक्सपर्ट्स को। दे जो विटनेस होता है उसको स्टेप इन करना जरूरी नहीं है, अनलेस द कोर्ट समन्स इट, कोर्ट कॉल्स देम। तो एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब है ओनली ओपिनियन हैज टू बी गिवन ऑन द शीट ऑफ पेपर, बट इफ हैज टू बी एग्जामिन देन इट विल बी एन एक्सपर्ट विटनेस। और जो अगर उसको एग्जामिन किया सरकारी वकील ने या प्रोसिक्यूशन ने जिन्होंने केस फाइल किया है, देन the defense will always have a right to cross examine this same. This is one thing. तो section 45 से लेके section 55 तक इसके बारे में है। I will give one example of one of my criminal case. It was in session court in शिवड़ी। शिवड़ी कोर्ट नया स्टार्ट हुआ था। मैं वहां पर एक 304B का केस लड़ रही थी सेशन ट्रायल में। तो उसमें जो लड़की है उसने अपने आप को जला लिया था और वो एक्सपायर हो गई थी, और सास पे और पति पे केस हो गया था। उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन था उसके हिसाब से। अब डाइंग डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल अपना सेक्शन 32 में आता है एविडेंस एक्ट में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। तो ऐसे बोला जाता है कि आदमी जब मरता है तो वो झूठ नहीं बोलता है, और उसकी जवानी पर तो वो मतलब बोलते ना सजा हो जाएगी, लॉ में तो ऐसा बोला जाता है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट केस कि उसने बोला था कि नहीं, मैंने सास मुझे तकलीफ देती थी, पति तकलीफ देता था, इसलिए मैंने अपने आप को जला लिया। अब ये बहुत मुसीबत हो गई कि ऐसे समय में वो क्या करेंगे। उसने अपने आप को जला लिया, और कुछ एविडेंस विटनेसेस थे मेरे पास कि वो हमारे पास ही पढ़ रही थी बचपन से, उसके माँ बाप सौतेले थे, ये बहुत सारी चीजें थी। आई ट्राई टू ब्रॉट ऑल दिस थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। लेकिन जब वो मरते दम जब वो मर रही थी, जब उस लड़की ने कुछ बात कर लिया था कि मेरी सास की मुझे तकलीफ थी इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया, तो क्रूअल्टी तो सिद्ध हो गई थी। अभी इस क्रूअल्टी को निकाले कैसे? क्योंकि वो जो उसका जबानी था डाइंग डिक्लेरेशन ना, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है कि सब इसको क्या करें। तो उसको एक डॉक्टर एग्जाम जिसने उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन लिखा था, उनको जब भी बुलाया गया तो उसको सरकारी वकील ने अच्छे से मतलब एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी आई क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो इसलिए मैंने क्लाइंट से बहुत डिटेल में बात की थी, तो वो लोग तमिल बात करते थे हमेशा, और हिंदी, वो बॉम्बे में रहते रहे। उस लड़की को तमिल और ये हिंदी ही आती थी, और उसको मराठी की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर तो आ गया, तो क्या पढ़कर आए थे, हो सकता है वो डॉक्टर नहीं था जिसने उसको एग्जामिन किया था। कई बार डॉक्टर वो दूसरे भी आते हैं। ऐसे समय में हमने उसको बुलाया कि डॉक्टर को जब एग्जामिन किया, तो मैंने उसको क्रॉस एग्जामिनेशन पूछा कि आपने उस लड़की से बात किया था? तो बोला हाँ बात किया था। तो कौन सी भाषा में बात किया था? तो डॉक्टर्स नेम था वो, उसको मराठी नहीं आती थी। तो मैंने एक सिर्फ सवाल पूछ लिया, तिने मराठी मध्ये सांगितलं का तुम्हाला? क्योंकि मैंने मराठी बोला, इसके लिए उसने भी बोला हाँ हाँ, उसने मराठी में बोला, जबकि पूरा डाइंग डिक्लेरेशन हिंदी में लिखा हुआ था। और वो लड़की तमिल और हिंदी के अलावा कोई और भाषा नहीं जानती थी, उसको मराठी की कोई नॉलेज नहीं थी। तो अगर आपने डाइंग डिक्लेरेशन बोला कि वो मराठी में बात करी थी, फिर आपने हिंदी में क्यों रिकॉर्ड किया? सी, तो डॉक्टर वो विटनेस नहीं था, क्रूअल्टी कैसे हुई थी, या फिर वो कैसे मतलब उसको वो क्यों उसने जलाने का निर्णय लिया, अपने आप को जलाकर निर्णय लिया। तो बहुत सारी बातें, दिस वाज वन थिंग इन दैट केस। बहुत सारी चीजें थी, उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी, उसको सौतेली माँ थी, तो उसको बहुत तकलीफ थी। उसकी मदर ने भी खुद को जलाकर अपने आप को, तो समवेयर, तो लेकिन उसकी मदर ने खुद को जलाया, इसने इसको खुद को जलाया, ऐसे करके लॉ मुझे उस मतलब मेरे क्लाइंट को बरी नहीं करता था। बट देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट केस, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड जो एक्सपर्ट ओपिनियन था, डॉक्टर्स भी एक्सपर्ट ही है वो मेडिकल फील्ड से, वो, और उसने वो जो वो सामने आया, तो क्योंकि वो उसने विटनेस तो किया नहीं है उस पूरे वाक्य को, उसको तो कुछ भी पर्सनल नॉलेज नहीं है। तो मैंने उसको एक ही सवाल पूछा, दो ही इज अ विटनेस टू द व्हाट शी सेड। तो उसने उसको मराठी में पूछा, वो तिने मराठीत सांगितलं का तुम्हाला? तो उसको ध्यान में आया कि मैं मराठी में बोल रही हूँ, इसका मतलब उसने भी शर्मा रहे। तो साइकोलॉजी से खेला मैंने, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उसने बोला हाँ उसने मराठी में बोला, लेकिन वो मराठी में वो लड़की बोल नहीं सकती क्योंकि वो तमिल थी, उसको हिंदी टूटी फूटी आती थी, उसको मराठी आने का कोई सवाल ही नहीं था। तो दिस इज वन थिंग। नाउ विद दिस वी विल आल्सो डिस्कस सुशांत सिंह का जो केस है अभी। अगर उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो उसमें जो उन्होंने ये बोला है कि वो नारकोटिक में ये सब मतलब ड्रग्स लेता था वगैरह, ये सब बातें भी है, वो एक पार्ट है। उसमें भी मतलब जो होगा एक्सपर्ट विटनेस आएगा। देर इज ऑल्सो वन अदर इशू विद दिस सुशांत सिंह राजपूत का मैटर में, कि उसका जो पोस्टमार्टम हुआ वो मुंबई में हुआ। अब उसका जो दिल्ली में एम्स में जो रिपोर्ट आया है पोस्टमार्टम का, सेकेंड रिपोर्ट या वापस जो एग्जामिन हुआ है, वो उन्होंने उनके उसके मेडिकल पेपर पे वापस पीएम रिपोर्ट्स करेंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा जजमेंट भी है, जो जेठमलानी सर ने केस लड़ा था, उसमें गुजरात का जजमेंट है, गुजरात स्टेट से वो सुप्रीम कोर्ट गया था मैटर। तो उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये जो सुशांत सिंह राजपूत में जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था, उनका रिपोर्ट सही माना जाएगा, जिन्होंने ऑलरेडी एक्चुअली बॉडी को एग्जाम कर पोस्टमार्टम रिकॉर्ड, या जो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी देखा या मतलब उसकी बॉडी को एग्जामिन नहीं किया, और अपने सिर्फ मेडिकल फाइल से उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसने पोस्टमार्टम एक्चुअली किया था वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन दिस केस देर इज ऑल्सो वन मतलब एक केस है गुजरात हाई कोर्ट का, विच वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन। तो एक ये चीज है। दूसरा, एक्सपर्ट कौन हो सकता है? एक्सपर्ट हमेशा पढ़ा लिखा डॉक्टर ही होता है? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट शुड बी अ डॉक्टर। इट कैन बी मतलब अभी गोल्ड स्मिथ है, जैसे सोना है, लेडीज कुछ ऐसी है जो देख कर, इवन जेंट्स भी बता सकते हैं कि ये गोल्ड है ना, मतलब ये गोल्ड है और ये गोल्ड नहीं है, ये प्योर गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड नहीं है। तो देर इज वन केस अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये 1972 का जजमेंट है। इसमें एक गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया था। अब गोल्ड स्मिथ के पास तो कोई डिग्री नहीं होती है कि उसको मतलब सोना सोना है, तो ये उसका एक्सपीरियंस है। तो उसका जो मतलब कि वो रॉबरी का अगर केस रहेगा तो भी ऐसे ही बोला जाएगा कि
कि उसको गोल्ड स्मिथ को बुलाओ, क्योंकि सोना असली है या नकली है ये कौन बताएगा। जो आई एम टॉकिंग अबाउट 72 नाउ वी आपको, अगर आप कहीं भी तनिष्क में या किसी भी बड़े इसमें जाएंगे जो ज्वेलरी की शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं बड़े बड़े अभी, तो उनमें तो अभी प्रॉपर मशीनें आ गई है कि प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, बट इन दी ओल्डन टाइम्स देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता था और वो बोलता था कि ये सोना प्योर है या नहीं है। तो गोल्ड स्मिथ के पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन उसका जो ऑब्जर्वेशन है गोल्ड का जानने का, उसका एक्सपीरियंस एंड हिज प्रैक्टिस, उसका नॉलेज, वो सब जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है ऐसी चीजों के लिए। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नॉट अ डिग्री कि उसके पास डिग्री क्या है, तो जरूरी नहीं कि एवरी टाइम इट विल बी डॉक्टर, इट विल बी ट्रैफिक हवालदार ऑल्सो। जो एक्सीडेंट केस होगा तो वो जानता है कि वो लेफ्ट से आया राइट से आया, वो बताएगा, और वो बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस पे बहुत जानकारी दे सकता है। इन एक्सीडेंट केस ऑल्सो देयर आर सम टाइम जब व्हीकल फेलियर होता है तो टेक्निकल रिपोर्ट आता है, दैट टाइम ऑल्सो टेक्निकल रिपोर्ट में मांगा जाता है कि व्हीकल का जो एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, फेलियर हो गया था इसका, या तो मतलब ब्रेक फेलियर हो गया था, गाड़ी का कोई पार्ट फेलियर हो गया था, व्हाट वाज द रीजन। तो दिस ऑलवेज मतलब एक्सपर्ट के बिना क्रिमिनल ट्रायल या सिविल भी मैटर्स चल नहीं सकते। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस वी शुड ऑलवेज नो। तो अब्दुल रहमान का केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देर इज वन तन्वी पंकज कुमार डिवेटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दिस इज 97 मैटर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसमें सास और बहू है ना, मतलब घर में रहती थी, और एक छोटा बच्चा रहता था, और जो हस्बैंड है वो तो कहीं दूर मतलब जर्मनी में रहते थे। एक रात को सास का मर्डर हो गया, घर में सिर्फ वो छोटा बच्चा और वो बहू थी। नाउ इन दिस केस इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि किसने उसका मर्डर किया है। तो कुछ बाहर से अंदर लोग आने का कोई चांस नहीं था, और आए तो दरवाजा खोल के ही आए थे, मतलब अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। तो बहू पर केस हो गया कि उसी ने मतलब या, क्योंकि उसका जो सर्कल था, जब उसको पता चला कि सास को इंजरीज हो गई, तो डॉक्टर के पास लेकर कर गई। जब उसके फादर अपनी कार लेके आए तब गए, उसने पास पड़ोस के लोगों को भी नहीं बुलाया। और ये घटना अहमदाबाद में हुई। जो और उसके जो देवर थे, ब्रदर इन लॉ, ही वाज स्टेइंग इन द बड़ौदा, तो उनको भी उन्होंने फोन नहीं किया, उनको बाद में इन्फॉर्म किया, सिर्फ अपने फादर को इन्फॉर्म किया, अपने पड़ोसी को भी इन्फॉर्म किया। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा लगा कि इस शक के दायरे में आ गई। तो वो, और बाहर ऐसा कुछ रॉबरी वॉबरी भी नहीं था, वहां पर कुछ चोरी भी नहीं हुआ था घर में। और घर में थोड़ा सा मतलब जब सास का मर्डर हुआ था तो कुछ ऐसे बहुत ब्लड सेंस था, और इस पर इसके कपड़ों पे भी खून था। तो इसको ही दोषी माना गया बहू को। लेकिन ये केस गया सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था इसमें। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वहां पर इमीडिएटली किया गया था, और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे बढ़कर किसी बड़े लेवल पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया था। लेकिन जो जेठमलानी सर ने, उन्होंने बोला कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओरिजिनली किया है, अगर हम उन्हें विश्वास नहीं कर सकते, तो जिन्होंने बॉडी को कभी देखा ही नहीं, सेम लाइक सुशांत सिंह राजपूत का केस, देखा ही नहीं है, उन लोगों को हम विश्वास कैसे कर सकते हैं। और सेकेंडली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा था कि शी हैड, मतलब ऐसा कुछ भी कोई घटना नहीं बताई गई थी कि वो सास और बहू के ऐसा कुछ झगड़ा था कि वो सास को का मर्डर कर देगी। एंड ऐसा वुमेन वो डर गई थी, तो वो सीधा अपने फादर को ही बुलाएगी, उसको फादर कार लेके आए। तो बहुत सारी बातें थी, बट अकॉर्डिंग टू टूडेज आज का जो लेक्चर है सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट, उसके हिसाब से आपको ये बताना चाहूंगी कि उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ये केस में ना बरी हो गई वो बहू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल जब हम चलाते तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो बहू है वो कौन से मतलब पॉइंट पे छूटी, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो थे। तो जिन्होंने बॉडी को देखा, डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया, अगर हम उनके रिपोर्ट को विश्वास नहीं करेंगे तो हम किसके रिपोर्ट को विश्वास कर सकते हैं। तो सी इफ देयर आर टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देन दिस विल आल्सो प्ले अगेन। तो ये सेक्शन उस घटना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो केस उस पर क्रिमिनल ट्रायल छूट गया और मर्डर का केस था। तो यू अंडरस्टैंड कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी हम कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें ना। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, एक सिविल का मैटर था। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं कई बार, तो कई बार ऐसी नॉलेज नहीं होती हमको कि हम जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो मालिक है या नहीं है। ये कई बार लोग मुकर जाता है कि हमने इसको प्रॉपर्टी बेची नहीं। ऐसा ही एक केस केरला हाईकोर्ट का था।
इसे पुरुकुट्टी अम्मा वर्सेस थंकन अम्मा 2004 का है। ऐसे बोला जाता है कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं या जो फिंगर के इम्प्रेशंस होते हैं वो एक आदमी के दूसरे आदमी से कभी एक सरीके नहीं होते, इट इज ऑलवेज डिफरेंट। योर फिंगर्स मतलब विल नेवर मैच विथ मी, विच इज नॉट पॉसिबल। अभी तक तो वर्ल्ड का रिकॉर्ड यही बताया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड की एक का जो थंब इम्प्रेशंस है तो वो दूसरे का नहीं होता है। इसलिए जब भी आप रजिस्ट्री करने जाते हैं प्रॉपर्टी की तो उसमें हमेशा उनका जो थंब इम्प्रेशन लिया जाता है इंस्पाइट ऑफ, अभी कंप्यूटराइजेशन हो गया है तो पहले तो फोटो हम लोग स्टेपल करते थे जब भी रजिस्ट्री होती थी प्रॉपर्टी की, लेकिन पिछले 10 सालों से बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन हमारा जो फोटो है वो वहां पर लिया जाता है, फोटोग्राफ लिया जाता है किसने बेची प्रॉपर्टी। लेकिन एक ऐसा केस था केरला हाईकोर्ट में कि उसमें उन्होंने बोला, उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन भी फॉर्म हुआ था, उसमें बोला था कि मैंने प्रॉपर्टी कभी बेची ही नहीं इनको, और वो रिलेटिव ही थे आपस में। तो बहुत डिफिकल्ट है कोर्ट के सामने कि कौन झूठ बोल रहा है। तो रजिस्ट्री से रजिस्ट्रार को भी बुलाया गया, पर रजिस्ट्रार के यहाँ कम से कम रोज मोर देन 20 प्रॉपर्टीज रजिस्टर होती, तो ही वाज आल्सो अनेबल टू से कि मुझे पर्सनल नॉलेज नहीं है रजिस्ट्री को इस लेडी ने आकर करी या नहीं करी। फिर 2 विटनेस थे, वो विटनेस भी एक विटनेस प्लेंटिफ की तरफ से बात कर रहा था, एक डिफेंडेंट की तरफ से बात कर रहा था, तो कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म हो रहा था। बट इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि जो थंब इम्प्रेशन थे वो लेडी के वो उस समय लिए जाते थे, तो वो थंब इम्प्रेशन उस समय उन्होंने मैच करने के लिए उसको बुलाया तो शी डिड नॉट गिव, वो उसने नहीं किया। जिसने प्रॉपर्टी बेची थी वो बोली नहीं मैं नहीं दूंगी, तो कोर्ट ने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी बेची तो यू शुड बी कमिंग फॉरवर्ड कि हाँ मेरा थंब इम्प्रेशन है ही नहीं, लेकिन वो आगे नहीं आई, उससे ही पता चलता है कि वो झूठ बोल रही थी। तो कोर्ट ने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया और बोला कि जरूरी नहीं है कि मतलब जो जिसने इम्प्रेशन लिया था उसका, उन्होंने जो हाईकोर्ट में मैटर किया था वो इसलिए गया था कि जो उसने थंब इम्प्रेशन लिया था वो जो एग्जामिनर था उसको नहीं बुलाया था, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को, उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये मैडम ने पहले ही मना कर दिया, कोर्ट ने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया। तो कई बार ऐसे बुलाता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनको एग्जामिन करना जरूरी है क्या है, तो जो सेक्शन है वो ये बोलता है उनको एग्जामिन ओनली किया जाएगा इन दोज केसेस वेयर द कोर्ट फील्स it is necessary, unless and until court feels necessary to call the witness, जिन्होंने या तो वो डॉक्टर्स के रिपोर्ट में तो मोस्टली डॉक्टर्स को बुलाते हैं, अदरवाइज फैमिली मैटर्स में आई विल से साइकेट्रिस्ट को भी बुलाते हैं अगर आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है मेडिकल रिपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं है तो ऐसे। लेकिन इन दिस सिविल मैटर में जो रजिस्ट्री की थी उनका जो अंगूठा थंब इम्प्रेशन था तो उनको वहां से पता चल गया कि इन्होंने मतलब वो जब मना कर रही है शी शुड बी द फर्स्ट वन टू कम बिफोर एंड से कि मैं मेरा अंगूठा नहीं है मैं रेडी हूँ, बट शी वाज नॉट रेडी, दैट इटसेल्फ स्पोक कि उसका थंब इम्प्रेशन ही था इसके लिए वो मना कर रही थी, उसको मालूम है वो मैच हो जाएगा। तो दिस वाज वन केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो बहुत मतलब सिविल होते हुए भी वहां पर मतलब फिंगरप्रिंट का जरूरत पड़ा। नाउ वी विल गो टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आपने कभी भी देखा है कि जब भी डिवोर्स होता है तो डिवोर्स में ऐसा होता है कि वाइफ या तो या हस्बैंड दोनों में से एक मेंटली अनस्टेबल है या मेंटल डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिक है, जो आजकल कॉमन बोला जाता है, वो टेम्पररी है परमानेंट है वो तो दिख जाता है, लेकिन जो टेम्पररी उसको कैसे पता करेंगे। तो ऐसे समय में वो बहुत इंपॉर्टेंटली वो लोग कोशिश क्या करते हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स है साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं या फिर उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पे ही होता है। तो ऐसा एक केस वीना रानी वर्सेस महेंद्र कुमार का था, इट इज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। अभी इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि वो हस्बैंड बोल रहा था कि लेडी फ्रिजिड है और ये मतलब सेक्सुअली भी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है और ये 5 या 6 साल के बच्चे की तरह बिहेव करती है, इसको खाना पकाना भी नहीं आता है, इसको चारों दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में से कौन सी दिशा है या महीने में कितने दिन होते हैं या 4 हफ्ते होते, ये सब बातें भी इसको पता नहीं थी। तो वेरी नाइसली ड्राफ्टेड पिटिशन, बट ये केस जब हाई कोर्ट में गया तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ा गया, उसमें उन्होंने बताया कि इस लेडी ने कभी वायलेंट नहीं हुई थी, ये मैटर रिवर्स हो गया और वो लेडी के फेवर में गया, जबकि ट्रायल कोर्ट था उन्होंने उसको डिवोर्स दे दिया था कि ही इज नॉट सपोज टू स्टे विद हर, और साइकेट्रिस्ट का रिपोर्ट भी था कि वो ऐसा परेशानी करती है, वो मतलब कोई आदमी मरता है तो वो ये भी मतलब अपना कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करती है, कुछ दुख भी एक्सप्रेस नहीं करती है। तो उसका जो रिपोर्ट्स थे
वो दो उसके मतलब ये वो दो उसके मतलब फेवर में नहीं थे। लेकिन जब हाई कोर्ट में मैटर गया तो उन्होंने बोला इसने वायलेंट बिहेवियर नहीं किया है, एंड हस्बैंड का क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ डिस्क्रिपेंसी थी बिकॉज ऑफ द ड्राफ्टिंग द डिवोर्स पिटिशन, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, तो केस हार गए। बट जो रेशियो लेट डाउन किया गया वो यही किया गया कि अगर आपको सिजोफ्रेनिक है या कुछ भी है तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपको मेंटल डिसऑर्डर में आपको सिर्फ रिपोर्ट काफी नहीं है, हो सकता है कि आपको जरूरी है कि आप साइकियाट्रिस्ट को सामने लाए या कुछ ऐसे वाक्य या फैक्ट सामने लाए कि उस लेडी ने ऐसा बिहेवियर किया, यू कैन नॉट स्टे विद देम। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भी ये चीजें काम आती। कई बार ऐसे बोलते ये झगड़ालू है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली रिटार्डेड है, तो वो सिर्फ आपके बोलने से नहीं होता है। तो उसी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है साइकियाट्रिस्ट का, इन साइंस का कोई फील्ड में, या डॉक्टर्स का, या साइको पैथेटिक जो हम बोलते हैं, तो वो सारी चीजें भी काउंट करती है मैट्रिमोनियल रिपोर्ट्स में। तो इन लीगल फील्ड मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन सो इम्पोर्टेंट इन एवरी केस। सिविल देख लिया, क्रिमिनल देख लिया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट देख लिया हमने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इस सब एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार एक्सीडेंट केसेस होते हैं। तो एक्सीडेंट केस में ऐसे होता है कि जो आप मेडिकल पेपर्स देखते हैं, तो मेडिकल पेपर्स में हम लोग इंजरी तो देखते हैं, तो हम लोग डॉक्टर को एग्जामिन करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो इंजरी किसी और वजह से भी हुई रहती है। तो देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द डिफेंस लॉयर, कई बार वो पूछता है कि ये इस वजह से तो नहीं हुआ कि वो ये चोट गिरने से भी लग सकती है, जैसे साइकिल या स्कूटर से किसी ने धक्का मारा, तो हो सकता है कि उसको साइकिल स्कूटर ने धक्का नहीं मारा, वो झूठ भी बोलता हो, सेम टाइम पे ऐसा भी हो, या किसी और वो खुद भागा हो और वो गिर गया हो और स्कूटर वाला पीछे से सवार आया, उसकी स्कूटर स्लिप हो गई। ऐसे समय में स्कूटर वाले का तो कोई गलती नहीं है, वो आदमी भाग कर गिर गया है। लेकिन लोग कई बार झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कर देते हैं कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है, इसके स्कूटर के वैसे हुआ है। तो दैट टाइम वी आस्क द डॉक्टर द क्वेश्चन कि क्या ये चोट हमें गिरने से भी लग सकती है। तो जो एक्सपर्ट होता है वो अपना सिर्फ ओपिनियन फॉर्म कर सकता है, बिकॉज ही हैज नेवर विटनेस द एक्सीडेंट केस, ही वाज नॉट एट द सीन ऑफ द ट्रायल, वो कहीं वहां पर नहीं हाजिर था। तो ऐसा डिफेंस लॉ यू शुड टेक एग्जाम, मतलब बोलते ना उसका फायदा, अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए आपको ये क्वेश्चन पूछने का कि ये चोट गिरने से भी लग सकती है। कई बार उसने बोला कि इसने मेरे को ऐसे हाथ से मारा और मेरा नाक टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, हाथ का मुक्का मारा, ऐसे बोला जाता है। लेकिन कई बार ऐसे बोलते हैं कि अगर ये चोट गिरने से भी लग सकती है क्या। कई बार दुश्मनी होती है आपस में, कुछ और चीज भी हो सकती है। तो ये सब चीजें भी लॉ में हमेशा काउंट होती है कि गिरने से चोट लगी है क्या। नाउ वी विल गो टू कि जैसे दाल, दूध, तेल, घी, इसमें बहुत बार एडल्ट्रेशन होता है, तो उसमें केमिकल एनालाइजर का रिपोर्ट आता है। तो केमिकल एनालाइजर का जो रिपोर्ट आता है, तो यू टू रीड उसमें कितना परसेंट मिक्सिंग है और वो परमिटेड है या अनपरमिटेड है। इफ यू रीड एनी घी का डब्बा या तेल का जो कैनिस्टर है, उसमें भी अगर हम पढ़ेंगे कभी भी, तो क्या लिखा रहता है उस पर कि ये क्लास 1 परमिटेड, क्लास 2 अनपरमिटेड। तो वी शुड सी कि कितना परमिटेड है और परमिटेड से कितना ज्यादा है। तो इन क्रिमिनल ट्रायल वी विल ऑलवेज सी, जब भी ये होता है कि दाल है, दाल में भी हो सकता है, या हल्दी होती है, टर्मरिक का हमेशा हमेशा से कंप्लेंट रहा है कि उसमें चौक मिला देते हैं या पीला रंग मिला देते हैं। तो केमिकल एनालाइजर का रिपोर्ट होता है, तो इज दैट इनफ, या फिर केमिकल एनालाइजर का रिपोर्ट के साथ हमें इसको भी बुलाना चाहिए क्या, उनको भी बुलाना चाहिए जिन्होंने केमिकल एनालाइजर का रिपोर्ट दिया है। तो कोर्ट के सामने हमको सस्पिशन खड़ा करना चाहिए कि क्यों रिपोर्ट दर्ज किया। हो सकता है कि दुकानदार और इंस्पेक्टर, जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, नॉर्मली उनका आपस में झगड़ा हो जाता है कुछ और परेशानी की वजह से, तो वो हमेशा दुकानदार या शॉपकीपर बोलता है कि मैंने रिश्वत मांगी, इसके लिए इन्होंने कंप्लेंट झूठी दर्ज कर दी, ऐसे भी होता है। तो उस समय वो कैसे बताएंगे आप, तो उस समय आपको वो समन कराना पड़ेगा। तो अंडर सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट आपको अर्जी करनी पड़ेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस समय अगर आप अर्जी नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा, एंड यू हैव टू कॉल द विटनेस। वो एक्सपर्ट ओपिनियन को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि उसमें कितना, अगर लीजिए टर्मरिक का एग्जांपल लीजिए, तो उसमें कितना परसेंटेज है और वो कौन से बिना पे करा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसको केमिकल एनालाइजर बोल रहे हैं, क्या केमिकल एनालाइजर का कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके पहले उसने कितनी बार ऐसा मतलब बोलते हैं ना एग्जामिन करी है हल्दी, तो दिस ऑल उसका एक्सपीरियंस कितना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी या डाइंग डिक्लेरेशन जब भी कोर्ट में लिखा लाया जाता है, तब भी हम डॉक्टर को पूछ सकते हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीजें हमको उनको पूछनी बहुत ही जरूरी है। दिस वाज वन थिंग
which is very important from this angle of the expert opinion. Now केस के बारे में तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन मेन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और ऐसे क्रिमिनल मैटर्स है जिनमें आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत काम आएगा, और रेगुलर क्रिमिनल मैटर्स हो गए उसमें 324 326 जो लॉयर्स है वो यहाँ पर समझ पाएंगे कि जब भी वेपन यूज किया जाता है तो वेपन ऐसा होता है कि अगर चाकू यूज नहीं किया है, कोई स्टिक यूज की है, हॉकी की स्टिक यूज की है, तो उसमें हम बहुत बार ऐसा डिफेंस ले रहा है कि हो सकता है कि आदमी गिर गया, उसके बाद कई बार मर्डर केस में ऐसा हुआ है कि उसको धक्का मारा गया, धक्का मारने के बाद वो सर के बल गिरा, तो उसको जो वो जो आदमी मर गया उसकी डेथ इस वजह से हुई है क्योंकि वो जमीन पे जोर से गिरा, आपको इन्होंने धक्का जोर से मारा, लेकिन इनका इंटेंशन वो नहीं था। तो देर आर केसेस जो आप इसमें भी समझ सकते हो कि फिर वो उनका धक्का मारने का इंटेंशन था अपने आप को बचाव करने के लिए, या फिर वो भी उनको गुस्सा कर रहते हैं इसके लिए। कई बार जो गन यूज होती है, पिस्तौल यूज होती है, उसमें से गोली चली या नहीं चली उसका भी रिपोर्ट्स आता है। तो वो जो रिपोर्ट होता है एक्सपर्ट का, या जो उसके जो गन जो रेगुलर यूज करते हैं उनको जो नॉलेज होती है वो लोग का भी रिपोर्ट आता है, तो वो रिपोर्ट भी बहुत है। तो जब भी आप क्रिमिनल ट्रायल करें तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, सेक्शन 45 इतना ही काफी नहीं है, सेक्शन 45 से लेके 55 तक पढ़ना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी चीज है कि एविडेंशियरी वैल्यू उसको कितना है, इसको बहुत सारा एविडेंशियरी वैल्यू है एक्सपर्ट ओपिनियन को, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन का एविडेंशियरी वैल्यू उतना है जितना जज समझते हैं। अगर जज के ध्यान में आ गया कि वो जो एक्सपर्ट है वो सच बोल रहा है और उसका एक्सपीरियंस कहता है कि ये गुनाह हुआ है, या फिर या ये गुनाह का जो रोल वो बता रहा है, अक्यूज को एट्रीब्यूट कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिए कि जो एक्सपर्ट को आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करने का चांस खो दिया तो वो हमेशा के लिए खो दिया, और हो सकता है कि आगे चलकर आपको केस में जब वो अपील में मैटर जाएगा आपको उसमें बहुत डिफिकल्टी होगी। तो फैक्ट्स ऑफ द केस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजॉइन विद द एक्सपर्ट ओपिनियन, कि वो वहां पर हाजिर नहीं है, लेकिन जैसे पॉइजन है, कोई चीज आदमी खा के पॉइजन लेके मर गया, लेकिन वो जो शीशी थी वो पॉइजन थी क्या सच में, ये आप कैसे बताओगे? तो पॉइजन एग्जामिनर का रिपोर्ट आएगा, केमिकल एनालाइजर का उसका रिपोर्ट आएगा, जब तक एक्सपर्ट का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक उसको, क्योंकि हो सकता है वो आदमी ऐसे ही मर गया होगा, तो अगर वो शीशी में पॉइजन नहीं था तो फिर वो कैसे मरा है, तो आपका एक्यूज जो है वो डिफेंस में छूट जाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर। देन सिविल मैटर्स में जब डैमेजेस मांगे जाते हैं डिफेमेशन के लिए वगैरह, तो कैरेक्टर के बारे में भी मतलब ओपिनियन लिया जाता है कि समाज में वो आदमी का रेपुटेशन कैसा है। पर सेम टाइम पे क्रिमिनल केस में अगर आपको पहले सजा हुई है तो उसको भी वो आपको कंसिडर किया जाएगा कि इनको पहले भी सजा, इनके हाथ से गुनाह हुआ। लेकिन इन द सेम अगर रेप केस आप लड़ रहे हो तो अगर वो लड़की का पहले का कैरेक्टर आप उसमें नहीं ला सकते, तो इन क्रिमिनल केसेस द प्रीवियस कैरेक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन सेक्शन 45 से लेके 55 तक आपको पढ़ना है। इफ यू आर हैविंग अ केस ऑफ डॉक्टर या आर्ट साइंस, ऐसा कोई भी रिपोर्ट आता है एक्सपर्ट का, थर्ड पर्सन ओपिनियन बोलते हैं इसको, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ मैटर्स। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट टुडेज सेशन ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम ओपन। Hello. हेलो, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। There was a case law in the state of Gujarat with something Tanvir Kumar. What's the name? Can you repeat the case? आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। Can you repeat the case law? Tanvir Kumar, state of Gujarat. गुजरात वाला केस ना, हाँ हाँ देती हूँ। तन्वी 97. पंकज कुमार दिवेटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 97। दिस आई विल आस्क ऑल द लॉयर्स हियर टू रीड दिस केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेठमलानी सर ने फाइनल इसका आर्गुमेंट्स किया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ, 302 का केस था। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस।
There are no more questions. I will thank everybody for today's session and coming attending all the way. Thank you so much. We'll end it today. Thank you so much. Thank you for attending.